आज एक्चुअली यहाँ पे आने का दो मकसद है। तो एक इसमें एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी है और एक जो है बहुत बड़ा डिसीजन है जो दिल में पत्थर रख के आज वो चीज़ को लेने के लिए आया है। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम तदाक नालो है एंड आई एम द वाइस चेयरमैन ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एंड आई हैव टू जेंटलमैन हियर। मेरे राइट में नाबम साहा सर है और लेफ्ट में जोरम रूहम सर। तो आज यहाँ पे आने का जो बहुत बड़ा मकसद है, जितना भी अरुणाचल का जनता है, खास करके जितना भी एस्पिरेंट्स है, यूथ है, जितना पेरेंट्स है, आज आप सबसे बात करने के लिए मैं आया हूँ और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा मेन एजेंडा है, यहाँ में आने से पहले आई रियली वांट टू से टू इम्पोर्टेंट थिंग्स हियर। सबसे पहले ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी पेपर लीकेज हुआ था, ये क्यों सिग्निफिकेंट था? हम लोगों ने 2 साल में इतना कुछ बात किया है, इतना कुछ यहाँ पे लड़ा है, इतना कुछ हम लोगों ने पब्लिक के सामने में रखा है, लेकिन एग्जैक्टली इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो एपीपीएससी को अगर आप उसको बड़ा पर्सपेक्टिव से देखने से उसका 3 सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट ये है कि एपीपीएससी जो है स्टेट का सबसे बड़ा रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है और प्लस ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इससे सबको एक उम्मीद रहता है कि यहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट होगा सही तरीका से होगा। ये पहला सिग्निफिकेंस है। दूसरा सिग्निफिकेंस ये है, ये इंस्टीट्यूशन से जो भी रिक्रूट होता है अरुणाचल का फ्यूचर को वो डिसाइड करता है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे जो भी रिक्रूट होता है, जैसे सीओ हो, डीएसपी हो या फिर जितना भी जो रिस्पेक्टिव पोस्ट में जो रिक्रूट होता है, आगे जाके दे बिकम द व्हील्स ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स उसी का थ्रू से पूरा स्टेट चलता है। बिकॉज वंस यू गेट रिक्रूटेड, जो भी रिक्रूट होता है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 35 to 40 ईयर्स स्टेट को वो चलाता है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस है। और तीसरा सिग्निफिकेंस ये है, ये जो पेपर लीकेज का जो खुलासा हुआ है हम सबका सामने में, क्योंकि ये कोई छुपा छुपी वाला बात नहीं है और यहाँ में जो भी हुआ है एवरीथिंग अनफोल्डेड बिफोर आवर आइज, हम सबका आंख का सामने में इसका खुलासा हुआ है। तो इसका ये सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो पेपर लीकेज का जो सिलसिला है, इसका जो एक अनफोल्डिंग है, सबसे बड़ा मैसेज हम लोगों को ये मिला है कि इसने, ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट ने, ये पर्टिकुलर इवेंट ने हम लोगों को एक आईना दिखाया है। खास करके हम लोग का जो प्रेजेंट स्थिति है, अरुणाचल प्रदेश का जो प्रेजेंट स्थिति है, उसका आईना दिखाया है। इट हैज बीन अ मिरर फॉर अस। तो यहाँ में ऐसा एक सीरियस जो एक चीज है जिसको हम सबको पॉन्डर करना है, जिसको हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना है, वो है अभी का स्टेट का सबसे बड़ा क्राइसिस, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। तो ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से इतना लोगों को रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन जब से यहाँ में ऐसा एक इतना गंदा जो अनफोल्डिंग हुआ है, जो एक जो ये प्रैक्टिस चल रहा था, जिसको हम लोगों को पता चला है, उसके बाद अभी हम सबका, हम हर अरुणाचली का कॉन्शियंस को बहुत जोर से हिट हुआ है। तो यहाँ पे स्टेट का जो सिचुएशन है, आज आप देख सकता है कि आज अरुणाचल में हर घर में एटलीस्ट 2 यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है। 2 ऐसा एक सदस्य होगा हु इज अनएम्प्लॉयड। तो आप इमेजिन कर सकता है अरुणाचल में कितना फैमिलीज है और कितना घर है, और हर घर को आप अगर काउंट करेगा तो उसमें हर घर में एटलीस्ट 2 ऐसा यूथ है, 2 ऐसा कैंडिडेट है हु आर अनएम्प्लॉयड। तो आप इससे भी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आप पता कर सकता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आज आप सब देखा होगा कि रिसेंटली हमने भी देखा है, यहाँ पे जो पढ़ा लिखा है, जो ग्रेजुएट होके बैठा हुआ है, बेचारा किसी को पानी पूरी बेचने में भी मजबूर कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि कोई भी काम छोटा होता है या फिर कोई भी काम बड़ा होता है, ये नहीं बोल रहे। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी हम लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि वी आर फोर्स्ड टू सेल, जो हम लोग को यहाँ में पानी पूरी बेचने का या फिर
यहाँ पे जो ये जो डेली अर्निंग्स का डेली जो रोजी रोटी है उसको कमाने के लिए हम लोगों को उतना एक्सटेंट तक भी जाना पड़ रहा है। और यहाँ में ऐसा है ये जो रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था, एमटीएस का जो एग्जाम हुआ था, इसमें अराउंड 50,000 कैंडिडेट्स था, मोर देन 50,000। तो इसमें आप सबने देखा होगा, उसमें से कैंडिडेट जो है ऑलमोस्ट 30% ऑफ द कैंडिडेट जो है वो लोग पीएचडी स्कॉलर्स है, या फिर जो मास्टर्स कंप्लीट करके जो बैठा है वो स्कॉलर्स लोग है। अभी आप सोच के देखिए, पीएचडी स्कॉलर्स को एमटीएस के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है, ऐसा एक सिचुएशन आ गया है। और उसके बाद हमने ये भी देखा है कि अरुणाचल प्रदेश को बोला जाता है कि लैंड ऑफ ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनियंस बोलता है, लेकिन ये सब क्यों मजबूर हुआ? हाँ, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो इशू बेस्ड होता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि यहाँ पे अपना रोजी रोटी के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे जो भी आता है अपना लाइवलीहुड के लिए आता है। तो इसलिए भी रीजन है बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड, ऑलमोस्ट ना का बराबर है। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश का जो सिचुएशन है, एवरी ईयर एटलीस्ट 12,000 स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होता है। तो आप इमेजिन कर सकता है, जो पहले ग्रेजुएट होके बैठा था और अभी ईयर आफ्टर ईयर ग्रेजुएट हो रहा है, एंड इट इज पाइलिंग अप एवरी सिंगल ईयर एंड इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग टाइम्स। तो यहाँ का जो सिचुएशन है, हम लोग का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इट इज हाईली अलार्मिंग। और हम लोगों का अरुणाचल का जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जब हम बात करता है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन, दैट मीन्स जो 16 to 17 ईयर्स से लेके ऑलमोस्ट 35 ईयर्स का जो एज का जो कैटेगरी है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है हम लोग का अरुणाचल में 60% ऑफ द पॉपुलेशन ये कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स अगर हम लोग अरुणाचल में अगर सपोज 100 आदमी है, 100 पीपल है, पॉपुलेशन अगर 100 है, उसमें से 60 आदमी लोग ऐसा है कि 60 लोग ऐसा है जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो दैट मीन्स ऐसा एक सिचुएशन है जहां पे इतना ज्यादा है जो अनएम्प्लॉयड है और जॉब का यहाँ में सीरियस क्राइसिस है। और उसके बाद यहाँ पे अरुणाचल का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर देखेगा तो यहाँ का पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग जो है 2011 सेंसस के हिसाब से मुश्किल से 14 to 15 लाख पॉपुलेशन है, लेकिन अगर इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखने से ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। जबकि इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1.5 बिलियन है और अरुणाचल का पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 15 लाख। तो आप उसको रेशियो लगा के देखो, इट्स नॉट इवन 1%, 0.001% आता है। उसका बावजूद भी इतना कम पॉपुलेशन में इसका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। तो आप इमेजिन कर सकता है व्हाट इज आवर सिनेरियो। और इसके अलावा यहाँ में ऐसा है, यहाँ का जो सिचुएशन है कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एग्जैक्टली हो क्यों रहा है, इसका रीजंस क्या है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का है, मीन्स एम्प्लॉयमेंट दो प्रकार का है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होता है, एक प्राइवेट सेक्टर में होता है। अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का अगर बात करें, इसको बहुत बारीकी तरीके से देखना जरूरी है। जितना भी यूथ है, जितना भी हमारा माता पिता है, आप सब ये बात को ध्यान से सुनिए। यहां में ऐसा है, अरुणाचल प्रदेश का जो सिचुएशन है, यहां पे आप देखिए अरुणाचल में एग्जैक्टली अराउंड कितना डिपार्टमेंट्स है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 54 डिपार्टमेंट्स। और ये हमारा स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट्स है, 28 डिस्ट्रिक्ट्स। तो आप इमेजिन करो, अभी एक डिपार्टमेंट का नाम लो, फॉर एग्जांपल आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, और आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का नाम लो, फॉर एग्जांपल पापुमपारे। तो ये जो आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में, अभी आप सबको पता है हर डिपार्टमेंट में डिवीजन और सब डिवीजन होता है। जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट में एक डिवीजन होता है, किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 डिवीजन होता है, और वो डिवीजन के अंदर में भी सब डिविजन्स होता है, किसी में दो सब डिवीजन, किसी में 4 सब डिविजन्स। तो फॉर एग्जांपल पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये जस्ट एग्जांपल ले रहा है। तो इसमें ऐसा है, इफ सपोज देयर आर 2 डिविजन्स, और जब भी यहाँ में डिपार्टमेंट क्रिएट होता है तो इसमें ऐसा क्रिएट करता है कि एटलीस्ट एक मिनिमम वर्क फोर्स उसमें होना पड़ता है, एटलीस्ट मिनिमम उसमें एम्प्लॉइज उसका जो रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल
आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में, इफ सपोज वहां पे एक डिवीजन है, 2 सब डिवीजन है फॉर एग्जांपल, तो एक डिवीजन का अंदर में 100 एम्प्लॉइज होना है और उसी डिवीजन का अंदर में 2 सब डिवीजन है और दोनों सब डिवीजन में एक में 50 एम्प्लॉइज और दूसरा में भी 50, दैट मीन्स कुल मिला के 3 ऑलमोस्ट लाइक 100 प्लस 50 ऑलमोस्ट 200 एम्प्लॉइज होना है। ये जो है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ पापुम-पारे फॉर एग्जांपल। तो ऐसा है, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जहां पे 100 एम्प्लॉइज होना चाहिए उसमें सिर्फ 10 एम्प्लॉइज है, सिर्फ 10 आदमी है। इसलिए 10 आदमी है क्योंकि एक आदमी को ऑलमोस्ट 6-7 पोस्ट देके रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर वो ड्राइवर है तो वो कुकमैन भी है, वो चौकीदार भी है, वो उसके बाद वो डाकरानर भी है, वो प्योन भी है, लेकिन उसको मिलता है एक ही इंसान का सैलरी। तो आप सोच के देखो, जहां पे 100 एम्प्लॉइज होना चाहिए था वहां पे सिर्फ 10 आदमी है, तो दैट मीन्स बाकी 90 एम्प्लॉइज कहाँ गया? जो वैकेंसी है वो कहाँ गया? और दूसरा बात यह है, जहां पे सब डिविजन है, सब डिविजन में जहां में 50 एम्प्लॉइज होना चाहिए उसमें सिर्फ 5 एम्प्लॉइज है। दैट मीन्स अगर 2 सब डिविजन है और एक डिविजन है तो उसमें कुल मिला के ऑलमोस्ट लाइक 200 एम्प्लॉइज होना चाहिए था, लेकिन एट प्रेजेंट जो रियलिटी है ये है कि उसमें सिर्फ खाली 10 + 5 + 5 सिर्फ 20 एम्प्लॉइज है। दैट मीन्स 180 जो वैकेंसी है वो गया कहाँ? तो ये चीज को अभी, ये चीज आप इमेजिन करो, ये तो सिर्फ पापुम-पारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ही डिपार्टमेंट, लेकिन इसी चीज को अभी आप इमेजिन करो कितना डिपार्टमेंट्स है? 54 डिपार्टमेंट्स। एंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर? 28 डिस्ट्रिक्ट्स। आप इमेजिन, आप कैलकुलेशन करके देखो कितना वैकेंसी अभी भी भरा हुआ है और इसका क्यों जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हो पा रहा है? जब ये चीज को हम सरकार से पूछता है तो सरकार बोलता है कि यहाँ पे हम लोगों का पास स्टेट एक्सचेकर में पैसा नहीं है। लेकिन आप सबने देखा होगा एवरी फाइनेंशियल ईयर अरुणाचल प्रदेश को सबसे हाईएस्ट पैसा मिलता है। यहाँ पे जो हम लोग को सेंट्रल ग्रांट्स आता है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कंपेयर में इतना ज्यादा फंड आता है कि यहाँ पे एक्चुअली में रियलिटी में यहाँ पे फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया जा सकता है, उतना फंडिंग आता है। लेकिन हमारा सिचुएशन क्या है? अभी भी हम डेफिसिट में चल रहे हैं। तो आप इमेजिन करके देखो, जहां पे जॉब क्रिएशन के लिए हम बात बोलता है उसमें सरकार का तरफ से बोला जाता है कि हम लोग का पास पैसा नहीं है, तो ये पैसा गया कहाँ? तो यहां में हम लोग को पता चलता है कि यही पैसा को इलेक्शन में यूज किया जाता है। यहाँ पे 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ में पैसा इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी आप सोच के देखिए, यहाँ पे ऐसा है कि एक एक वोटर को मिनिमम 1 लाख भी दिया जाता है, कुछ कुछ जगह में तो 3.5 लाख भी दिया जाता है। तो आप इमेजिन करके देखो, ये जो पब्लिक का जो एक्सचेकर का जो पैसा है ये ग्रोसली मिसयूज हो रहा है, जिसका कारण से यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्राइसिस है इसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी है, इतना ज्यादा सिचुएशन है कि इतना ज्यादा जो पर्टिकुलर सिचुएशन है यहाँ में ऐसा है कि बहुत लोग जो है यहाँ पे डेपुटेशन में या फिर ये क्या बोलते हैं, यहाँ से टेम्पररी चार्जेस लेके मल्टीपल पोजीशन को पकड़ के रखा है, जिसका कारण से जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसमें भी पोस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आप इमेजिन करके देख सकते हैं, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करेगा, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट जो अभी भी वैकेंसी में है लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर रहा है। और यहां में जहां पे 1000 पोस्ट क्रिएट करना चाहिए वहां में सिर्फ 10 पोस्ट क्रिएट किया जाता है और वो 10 पोस्ट में से भी 8 पोस्ट को बेचा जाता है। तो ये है सिनेरियो। और एपीपीएससी जो इशू है ये हम लोगों को बहुत बड़ा एक सीख दिया है, क्योंकि हम शुरू में निकला था सिर्फ एपीपीएससी इशू को ही पकड़ के, लेकिन जब रूम में घुसा, जब ये इशू को पकड़ के जब आगे बढ़ा तो एंटायर जो पैंडोरा बॉक्स है वो पूरा खुल गया। तो हम लोगों को इतना कुछ दिखाई दिया जो हम लोगों को पहले पता भी नहीं था। तो अब अभी सोच के देखिए ये है एग्जिस्टिंग सिनेरियो। और हमने बोला कि यहाँ पे हर किसी को गवर्नमेंट जॉब में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, वो एक रियलिटी है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है, आप सोच के देखिए, हम लोग का अरुणाचल में मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं है, यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज तो नहीं है। आप सोच के देखो हमारा अरुणाचल का पोटेंशियल किधर है? टूरिज्म में है, यहाँ पे हाइड्रो पावर में है, यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जीज में है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में है। अभी जितना भी हम लोगों का अरुणाचल का यूथ है, जितना भी जनता है, आप सबसे मैं पूछता हूं, हमारा यहाँ पे ये जो प्राइवेट सेक्टर में
ये एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज जो है ये कितना है। अभी यहाँ में रिन्यूएबल एनर्जी को लेके अभी तक एग्जैक्टली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, यहाँ पे टूरिज्म को लेके एग्जैक्टली क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर को लेके क्या हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएट किया है। तो आप सोच के देखिए, जहां पे एक्चुअली काम करना चाहिए उसमें नहीं करके जो सेंट्रल ग्रांट्स आता है उसी पैसा को, वो पब्लिक के लिए आता है, वो सरकार के लिए नहीं आता है, लेकिन उसी पैसा को मिसयूज करके इलेक्शन में यूज किया जाता है। और आज हम लोगों का ऐसा एक सिचुएशन में आ गया कि अभी आप सबको पता है, अभी आप खुद भी देख सकता है कि विद इन आईसीआर में कितना कोचिंग सेंटर्स है, आईसीआर में कितना पीजी है, कितना हॉस्टल है, यहां में जितना भी है, कितना लाइब्रेरी है। अभी एट प्रेजेंट जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है सबका सब पैक्ड हो गया है, पूरा स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेके अभी पूरा फुल हो गया है। जितना भी पीजी से वहां में भी पूरा फुल हो गया है, जितना भी लाइब्रेरी से पूरा फुल हो गया है, अभी बैठने का ही जगह नहीं है, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन जॉब क्रिएशन कितना हो रहा है, मुश्किल से जहां पे 1000 क्रिएट होना चाहिए था वहां पे सिर्फ 10 पोस्ट क्रिएट हो रहा है, और उसमें से भी 8 पोस्ट को बेच दिया, बचा कितना, सिर्फ 2 पोस्ट, और 2 पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं बेचारा, सब वेट कर रहे हैं कब एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, अभी हम सब कब एग्जाम देने को मिलेगा, अभी उसी के लिए सब वेट कर रहे हैं। लेकिन अंदर में क्या प्रॉब्लम चल रहा है किसी को पता नहीं है, और जिसको पता है उसका पास हिम्मत नहीं है बोलने के लिए, या फिर जानबूझ के नहीं बोलता है, और जिसका थोड़ा बहुत हिम्मत है उसको फिर आइडिया नहीं है। तो ये जो हमने जो सिचुएशन बताया है ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और वो चीज जो है ये एपीपीएससी जो पेपर लीकेज का इशू है इसका चलते हम लोगों को पता चला है। तो आप सोच के देखिए ये जो एपीपीएससी इशू था इसी का चलते हमने एक चीज भी देखा है कि आप सबने देखा होगा, एक पर्टिकुलर जो एक एडीओ है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो है तिप्रामी मंगलोंग करके ऐसा एक शख्स है जो नामसाई का एडीओ था। तो यहां में एक चीज पकड़ा, ये चीज खुलासा होता है कि इसका पास डबल एसटी डबल पीआरसी है, दैट मीन्स अरुणाचल का एसटी पीआरसी भी है, असम का एसटी पीआरसी भी है। ये कैसे हो गया? और ये जो सेम कैंडिडेट जो है यहाँ पे एडीओ बन के आया है। तो अभी आप समझ सकता है, लास्ट टाइम 2018-19 का समय में उस समय में एक फेमस एक इवेंट हुआ था जो न्यू ईयर गिफ्ट का जो एक सिलसिला चला था, जिसका कारण से हमारा कुछ भाई, हमारा कोई दोस्त, उन्होंने जान गंवाया है। उस समय में जो पीआरसी का जो इशू था, पीआरसी को न्यू ईयर गिफ्ट देने का अनाउंसमेंट चल रहा था। तो अब आप यहां में अंदाजा लगा सकता है उस समय में अनाउंस किया था, लेकिन आज अनअनाउंस्ड यहां पे पीआरसी और एसटी को बांटा जा रहा है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि यहां पे जो सिचुएशन है सिर्फ हम लोकल सिचुएशन से नहीं देख रहा है, ऐसा ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाने से अरुणाचल एज ए स्टेट इज अ ट्राइबल स्टेट, इज 100% एसटी पॉपुलेशन है, लेकिन यहां पे हम लोगों के पास कुछ भी सेफ गार्ड नहीं है। अभी आप देखिए, लास्ट टाइम ये बोला था, यहां में जो बाहर का आके एपीपीएससी इशू को तोप करता है, दैट इज बिकॉज यहां पे हम लोगों ने पीआरसी को मैंडेटरी किया ही नहीं है। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हर जगह में पीआरसी मैंडेटरी है, लेकिन यहां पे क्या नहीं है, और पीआरसी तो यहां में नॉन एपीएससी को भी इशू किया जा रहा है। ये सिचुएशन है, ये चीज जो है एपीपीएससी का चलते भी हम लोगों को पता चला। और उसी के बीच जब जो रिसेंटली हमने जो देखा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पे जो रिसेंटली हमने देखा कि ये डैम का जो इशू था, यहाँ पे डैम का अगर हम उसका जेनेसिस देखेगा तो ये बहुत पुराना है। यहाँ पे कितना हंड्रेड्स ऑफ एमओयू साइन किया गया है, लेकिन हम लोगों को पता भी नहीं है एग्जैक्टली किसका साइन हुआ है और क्यों एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। इसका बड़ा रीजन ये भी है कि क्योंकि यहाँ पे बाहर से जो प्राइवेट कंपनीज आके हम लोग अरुणाचल में मल्टीपल साइनिंग्स, मल्टीपल एमओयू साइन कर रहा है, ये कर पा रहा है बिकॉज हम लोगों का पास सेफ गार्ड नहीं है। हम लोग ट्राइबल स्टेट होके भी नाइदर वी आर इन द 5th शेड्यूल नॉर इन द 6th शेड्यूल, और हम लोगों का जो सेफ गार्ड है, जो ILP इनर लाइन परमिट सिस्टम, ये एक टेम्परेरी प्रोविजन है। इमेजिन करके देखो, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का जो एक ऑर्डर था, उसका थ्रू से ILP हम लोगों का जो एक प्रोविजन है वो आज भी जस्ट उसी में टिका हुआ है। और ILP जो है सिर्फ पेपर में है,
इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। इफ यू गो टू ईस्टर्न अरुणाचल, वहां पे ऐसा है, वहां का ऑलमोस्ट 70% पॉपुलेशन जो है नॉन एपीएसटी है। दैट मीन्स वो लोगों को पीआरसी मिला है। दे हैव बीन रिसाइडिंग देयर फॉर द लास्ट 20-30 years। तो पीआर ये जो है एक्चुअली यहाँ पे अगर आईएलपी लेके वो लोग आया होता, आईएलपी इतना लॉन्ग पीरियड के लिए कभी किसी को दिया नहीं जाता है। दिस इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फॉर टेम्पररी पीरियड, और ये लोगों को तो परमानेंट वहां में बैठने को मिल रहा है। तो आप इमेजिन करो हम लोगों का जो सिचुएशन है, इसका जो खुलासा हो रहा है, ये एक इशू का चलते इतना कुछ देखने को मिला है। तो हमने यहां में भी देखा है कि जो यहाँ का जो सिचुएशन है, अरुणाचल का जो एक एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, एपीपीएससी इशू, ये इतना देखा जाने से दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, लेकिन ये एक छोटा सा इशू है सरकार के लिए। इसको चाहे तो 3 months में भी, 3 महीना के अंदर में भी इसको सॉल्व कर सकता था, लेकिन इसको सॉल्व किया नहीं है। आप इमेजिन करो एपीपीएससी इशू में हमने एग्जैक्टली मांगा क्या था, उसमें हमारा डिमांड क्या था। बहुत लोग बोलता है डिमांड फुलफिल हो गया, ये हो गया, ये लोग झूठ-मूठ कारला कर रहे हैं। हम लोगों ने यहां में जो भी डिमांड रखा है, आप इमेजिन करो विसल ब्लोअर एक्ट, क्या ये चीज को सरकार लेके नहीं आ सकता है क्या? और इसमें हमारा कौन सा, यहाँ पे हमने कौन सा गलती कर दिया ये पर्टिकुलर डिमांड रख के। और दूसरा बात ये है, हमने ताकेत जेरंग का जो टर्मिनेशन मांगा है, डिसमिसल मांगा है, आप इमेजिन करो अभी भी उसका टर्मिनेशन नहीं हुआ है। जिसमें हमने कौन सा गलत डिमांड मांगा है और सरकार क्यों नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, यहाँ में हमने जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी, जो हमारा विसल ब्लोअर है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हमने मांगा था, स्टेट गवर्नमेंट से क्यों नहीं हो पा रहा है। आप यहाँ में करोड़ों, यहाँ पे जो कभी कुछ इवेंट होता है, फैशन शो होता है या फिर कुछ भी फेस्टिवल होता है, उसमें करोड़ों खर्चा होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली में विच एक्चुअली मेक सेंस, विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द होल ऑफ अरुणाचल, क्योंकि पादंग सर का जो कंट्रीब्यूशन है, उसका जो सेक्रीफाइस है, दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। तो उसके लिए हमने पूरा एंटायर अरुणाचल की तरफ से जब हमने स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी मांगा, तो उसको भी अभी तक फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो उसके अलावा हमने यहाँ पे और भी मांगा है, जो एसओपी का प्रिपरेशन है, हमने रोबस्ट और स्ट्रेंथन एसओपी मांगा है। और एसओपी सिर्फ पेपर में नहीं है, एक्चुअली में इंप्लीमेंटेशन भी उसका होना है, उसका कंप्लायंस भी होना है। उसको अगर हमने मांग रखा है तो हमने कौन सा गलत मांग रखा है, या फिर ये चीज को सरकार क्यों नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे हमने जो एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट मांगा था, वो भी नहीं कर पाया। उसके बाद हमने मुदंग याब्यांग के लिए जो जस्टिस क्लेम किया था, सिर्फ मुदंग याब्यांग के लिए नहीं, जितना भी ये जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट्स है, उसका जो गाइडलाइंस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने मांगा है, अभी तक उसको किया नहीं है। ये सरकार क्यों नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी ऑफिशियल्स ये इशू में, ये पर्टिकुलर स्कीम में इन्वॉल्व है, उन लोगों को पकड़ने के लिए हमने मांगा है। तो अभी तक ताकेत जेरंग का अलावा किसी को नहीं पकड़ पा रहा है। इसमें हमने क्या गलत मांग रखा है और सरकार यहाँ में स्ट्रॉन्ग एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा है। तो उसके अलावा हमने यहाँ पे जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है, जिसका ऊपर में चार्जेस लगा है, क्योंकि सरकार खुद बोला था कि आप ये चार्जेस को विड्रॉ करेगा, लेकिन अभी 2 साल के बाद भी अभी भी चार्जेस विड्रॉ हुआ नहीं है। इनफैक्ट उसमें ऑलरेडी चार्जशीट भी बन गया है। तो उसका अलावा हमने जो प्रोटेस्टर्स को जो भी इंजूर हुआ था, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने खुद एश्योरेंस दिया है कि जितना भी इंजूर हुआ है उसको अप्रोप्रिएटली कॉम्पेंसेट कर देगा। लेकिन 2 साल का बाद भी अभी तक कॉम्पेंसेशन हुआ नहीं है। और उसका अलावा हमने जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट मांगा है, क्योंकि दिस इज द लीस्ट वी कैन डू। ये जो मांगा है, इसमें ये जो हमने 2 साल पहले मांगा है, लेकिन अभी तक इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ नहीं है। तो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो असेंबली, जो ऑनगोइंग असेंबली सेशन है, इसमें ये पर्टिकुलर बिल को, ये पर्टिकुलर एक्ट को टेबल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो इसका जो ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट बिल है, इसका सीरियस लैकुनास है, इसका सीरियस जो शॉर्ट कमिंग्स है। इसमें ऐसा है, ये जो पर्टिकुलर बिल का हिसाब से यहाँ में पनिशमेंट सिर्फ 1 करोड़ तक रखा है। अब आप इमेजिन करो, यहाँ में पेपर बेचा जाता है एटलीस्ट 50-60 lakhs में। अभी ये जो पेपर सेलर है, ये तो एक आदमी को बेचेगा नहीं है। ये अगर 50 लाख में अगर 10 आदमी को बेच देता है,
तो 5 करोड़ मिल जाता है उसको। अगर वो 100 आदमी को बेचता है तो 50 करोड़ मिल जाता है। और वो 50 करोड़ में से अगर 1 करोड़ जो है पेनल्टी हिसाब से दे देता है तो उसके लिए तो 49 करोड़ प्रॉफिट है। उसके बाद वो फिर से वो साइकिल कंटिन्यू होगा। तो ये जो पनिशमेंट है, आई थिंक दिस इज नॉट इनफ। यहां में क्योंकि झारखंड जैसा एक ये स्टेट में उन लोगों ने यहाँ पे सेम एंटी चीटिंग एक्ट लेके आया है, जहां पे लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट भी रखा है, प्लस 10 करोड़ का पेनल्टी है। तो टेकिंग अ लीप आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, वहां से लेके स्टेट गवर्नमेंट ये चीज को क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है? और उसका अलावा यहाँ पे ऐसा है, ये पर्टिकुलर ड्राफ्ट में इसमें दूसरा शॉर्ट कमिंग ये है कि यहाँ में टाइम बाउंड नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नाम का रखा है। अब इन्वेस्टिगेशन करना है बोलकर आप 10 साल लगा देगा, 20 साल लगा देगा, तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही नहीं रहता है। इन्वेस्टिगेशन शुड बी टाइम बाउंड, मस्ट बी टाइम बाउंड। एटलीस्ट 3 महीना के अंदर या फिर 6 मंथ्स के अंदर में इन्वेस्टिगेशन को जैसे भी कंप्लीट करना है, तब जाके वॉर फुटिंग मैनर में इन्वेस्टिगेशन को करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। और उसका अलावा यहाँ पे जो एसओपी है, जितना भी रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन है, हर रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूशन में एसओपी होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एसओपी को कंप्लाई कराने के लिए कुछ भी प्रोविजन नहीं है। देयर इज नो लॉ बिहाइंड दैट। तो हमारा मांग ये था कि ये पर्टिकुलर एक्ट में एटलीस्ट यहाँ पे एक ऐसा क्लॉज डालना है कि अगर इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ एसओपी, अगर एसओपी का वायलेशन होता है तो इसमें जो है ये जो पर्टिकुलर एक्ट का थ्रू से उसको स्ट्रांगली पेनलाइज करना है। बट दैट प्रोविजन इज नॉट देयर। तो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली ये जो एक्ट जो लेके आया है, दिस इज वे टू लिटिल टू लेट। और इसमें जो भी प्रोविजंस है, इट इज सिंपली नॉट इनफ। आई थिंक इसलिए जो अभी स्टेट असेंबली में जो चर्चा होने जा रहा है, हम उम्मीद करता है कि ये जो प्रोविजंस है, जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है, उसको यहाँ पे इनकलकेट करेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करेगा। तो उसका अलावा हमने जो ये जो मुद्दा है पिछले 2-1.5 साल से हमने ये चीज को उठाया है। तो आज हम ऐसा एक स्थिति में आ गया है कि इशू को हम बार बार उतारा है। पिछले 2 साल में आप सबने देखा होगा, सबसे पहले ग्यामर पादंग सर का थ्रू से शुरू हुआ था एज ए विसल ब्लोअर। और ये जो इशू शुरू हुआ 28 अगस्त 2022, जब फर्स्ट टाइम इसका एफआईआर दिया गया था। तब से लेके अभी इन द नेक्स्ट मंथ जब 28 अगस्त आएगा, कंप्लीट 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप इमेजिन करो, आज का सिचुएशन, आज का समय में ऐसा लगता है कि अभी पेपर लीकेज या पेपर सेलिंग कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितना भी सीबीओ है, जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, या फिर जितना भी हमारा स्टूडेंट यूनियंस है, एवरीबडी इज क्वाइट। और जब तक हम लोग यहाँ पे बात नहीं करता है, कोई भी बात नहीं करता है। यहाँ पे कोई भी ये चीज को कोई अपडेट लेने के लिए भी नहीं जाता है। और यहाँ पे ऐसा है कि ये जो इवेंट है, आप सबने देखा होगा किस तरीका से ये अनफोल्ड हुआ है। यहाँ पे शुरू में ग्यामर पादंग और तेची सर का थ्रू से ये चीज को हम लोगों ने उठाया। उसके बाद हमारे स्टूडेंट जो स्टेट का जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, अपसू अंशु और बाकी सीबीओ से सब जुड़ा था। लेकिन धीरे धीरे करके सब इधर उधर साइड ट्रैक हो गया। लेकिन इशू जहां से शुरू होता वहीं पे रह गया है। अभी तक इशू एड्रेस नहीं हुआ है। तो हमारा ये मानना ये था कि क्योंकि ये जो इशू है दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ होल ऑफ अरुणाचल, और ये इशू को साथ देके पूरा एंटायर अरुणाचल सड़क पे आ गया था कि इसको लेके एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन आना है। इसको लेके जो भी इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें जस्टिस लेके आना है। लेकिन इतना समय का बाद भी अभी तक वो चीज आया नहीं है। और खास करके जब पब्लिक का पूरा सेंटीमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, हर अरुणाचली का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, और हर घर से ये इशू से हम सबसे कनेक्टेड है। तो हमारा ये सोच ये था कि सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो भी इलेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आता है ये मतदाता का थ्रू से, ये पब्लिक का, जनता का सपोर्ट का थ्रू से, उसका वोटिंग का थ्रू से वो लोग वहां जाके इलेक्ट होता है। और वहां पे इलेक्ट अगर हुआ है तो अब जनता का इशू को ही सुनने के लिए आप वहां पे बैठा हुआ है। लेकिन ये जो रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ था, इसमें हम लोगों को एक बहुत डार्क रियलिटी, एक डार्क ट्रूथ हम लोग को देखने मिला है कि हमारा जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है या फिर पब्लिक का जो आउटक्राई है, ये जो है
वोटिंग में तब्दील नहीं हो पाता है। ये जो है, जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस है, इसमें ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट इज वन प्लेस और गवर्नमेंट का जो जगह है वो दूसरा जगह में है। 2018 में भी जब पीआरसी का इशू हुआ था, उसमें इतना जोरों शोरों से हल्ला गुल्ला हुआ था, इतना जोरों शोरों से पब्लिक आउटक्राई हुआ था, लेकिन उसका बाद भी जब गवर्नमेंट बन के आता है तो सेम गवर्नमेंट वापस आता है और भी बिगर ये मैंडेट के साथ आता है। ये बार भी ऐसा हुआ। ये बार एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेके हम लोगों का मानना ये था कि अगर सरकार ये चीज को नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारा जो जनता है, आम जनता है, अभी सरकार को अकाउंटेबल करेगा। अभी सरकार को अकाउंटेबल हम कैसे करेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे धरना, रैली पे रैली, यहाँ पे पब्लिक बनकोल भी हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने जेल तक भी गया है। इतना लोगों को मोर देन 100 जो हमारा प्रोटेस्टर्स है, उन लोगों को जेल में भी आप 30 डेज से भी ज्यादा रखा है। इतना कुछ होने का बावजूद भी अभी जो है ये चीज ये जो इशू है ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और ये चीज को हमने देखा है कि यहां में जो है, जो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, वो जो अल्टीमेटली सरकार को हम अकाउंटेबल नहीं कर पा रहा है। तो इसी चीज को लेके हमने इतना डिटेल में सोचा, इतना एनालिसिस किया कि एग्जैक्टली ये हो क्यों रहा है। यहाँ पे हमने धरना कर लिया, यहाँ पे हमने रैली कर लिया, यहाँ पे पब्लिक बनकोल भी हुआ, ये इशू के लिए हम जेल तक भी गया, और लास्ट में उपाय नहीं होके हम लोगों को पॉलिटिकल एडवेंचरिज्म में हमको उतरना भी पड़ गया। तो उसके बावजूद भी इशू पहले जहां पे था अभी भी उसी में है। तो अभी ये बात को आज हम आम जनता के पास जितना भी एस्पिरेंट्स है, जितना भी यूथ है, आज हम आपसे बात करने के लिए आया है, ये इशू को हम रिजॉल्व कैसे करें। और ये जो एपीपीएससी इशू जो है, ये छोटा सा इशू है देखा जाने से, कंपेयर टू अदर इश्यूज। इतना ज्यादा बर्निंग इश्यूज है अरुणाचल प्रदेश में, हम लोगों ने अभी तक बात को छेड़ा भी नहीं है। यहाँ पे अरुणाचल का अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस को देखेगा, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा है, ना कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना कोई इंडिविजुअल बात कर रहा है। ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा ट्राइबल इश्यूज है, जैसे जो लास्ट टाइम जो पीआरसी इशू हुआ था, अभी पीआरसी को लेके अभी तक एक डेडिकेटेड लॉ क्यों नहीं बन पा रहा है। अभी आप देखो तिपरानी मंगलों का जो केस है, दिस इज ए क्लासिक एग्जांपल। यहाँ पे अनअनाउंस्ड आप पीआरसी और एसटी इशू कर रहा है, वो भी नॉन एपीएसटी को। और उसके अलावा हमारा यहाँ का जो सिचुएशन है, हमने देखा है कि एमओयू पे एमओयू कब कैसे साइन होता है किसको पता भी नहीं चलता है। और ये जो है खास करके इन ट्राइबल स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, आपने कभी नहीं सुना होगा सेम काइंड ऑफ एमओयू मिजोरम में साइन हो रहा है बोल के आपने कभी नहीं सुना होगा, या फिर मणिपुर में साइन हो रहा है बोल के आपने कभी नहीं सुना होगा, या फिर मेघालय में साइन हो रहा है बोल के आप कभी नहीं सुना होगा, या फिर नागालैंड में हो रहा है बोल के नहीं सुना होगा। क्यों? इसलिए है, इसका रीजन ये है कि ऑल दिस स्टेट्स, वो लोग जो है या तो 5th शेड्यूल में आता है या फिर 6th शेड्यूल में आता है। लेकिन अरुणाचल ऐसा एक स्टेट है जो नाइदर इन 5th शेड्यूल नॉर इन 6th शेड्यूल। तो यहाँ पे लास्ट टाइम 2020 में स्टेट असेंबली का तरफ से एक यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था, एक रेजोल्यूशन पास किया था कि अरुणाचल प्रदेश को है 6th शेड्यूल का अंदर में लेके आना है। लेकिन आप सोच के देखो 2020 से लेके 24 तक, उसके बाद तो हम लोग को कुछ भी अपडेट नहीं है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो है ये जस्ट एक पॉलिटिकल गिमिक था, या फिर उन लोगों ने ऐसा कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं है। और दूसरा बात यहाँ पे ऐसा है, हम लोगों का खुद का रिप्रेजेंटेटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट में, किरण रिजिजू साहब जो है अरुणाचल प्रदेश को फॉर द लास्ट 15 to 20 years एज ए रिप्रेजेंटेटिव यूनियन गवर्नमेंट में वो खुद एक कैबिनेट मिनिस्टर है। लेकिन उसका बावजूद भी अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा जो दायर नीड्स है, आर्टिकल 371H का अभी तक अमेंडमेंट हुआ नहीं है। इनफैक्ट चर्चा भी नहीं हो रहा है। जो हमारे यहाँ पे जो 6th शेड्यूल का जो बात है असेंबली से पास होता है, लेकिन ये बात जो है ये जो है ये पार्लियामेंट में चर्चा नहीं हो पाता है। जबकि इसका इनिशिएटिव जो है, क्योंकि हमारा खुद एक हमारा एमपी वहां पे यूनियन कैबिनेट में है, ये चीज को उठा सकना चाहिए। और उसका अलावा हमारा यहाँ पे जो दूसरा इशू है, जो आईएलपी का इशू है, आईएलपी जो है दिस इज जस्ट अ टेम्पररी सेफगार्ड, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी नहीं है। अगर चाहे तो इसी प्रोविजन को विद इन नो टाइम एक चुटकी में इसको डिसमिस कर सकता है। तो इसी चीज को आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्यों नहीं बना सकता है, उसके लिए हम क्यों नहीं मांग रहे हैं।
और जो यहाँ पे एमओयू पे एमओयू जो साइन होता है, इसका दूसरा कारण यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड एक्ट 1987 उसमें जो फॉल्ट लाइन है उसका कारण से हुआ है। अभी तक 1987 से लेके आज तक ये बात को इसको अमेंड करने के लिए किसी ने भी क्यों चर्चा नहीं किया? या फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है, व्हाई डिडंट यू टॉक अबाउट दिस? और यहाँ पे हम लोग का जो अरुणाचल में जो एक बड़ा क्राइसिस है, दैट इज द रेफ्यूजी क्राइसिस। रेफ्यूजी क्राइसिस को लेके किसी ने बात ही नहीं किया। जब किरण रिजिजू सर को पूछता है तो वो बोलता है कि चकमा आ जाऊंगा, हम डिपोर्ट कर देगा। अभी कहाँ में डिपोर्ट करेगा भाई? जब कभी बोलता है हम असम में डिपोर्टेशन कर देगा, लेकिन असम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा बोलता है कि हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं है और हम लोग अलाउ नहीं करेगा। अभी आप इमेजिन करो, जो चकमा हजोंग है या फिर बाकी जो रेफ्यूजीज है, अभी इसको डिपोर्टेशन दैट लुक्स लाइक एन इम्पॉसिबल वाला सोल्यूशन। अब इसको लेके एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ला पा रहा है? और सिर्फ यहाँ पे चकमा हजोंग का सिर्फ इशू नहीं है, यहाँ पे तिब्बतन रेफ्यूजीज का भी इशू है। क्योंकि यहाँ में ऐसा है, तिब्बतन रेफ्यूजी का इशू को शायद बहुत लोग नजरअंदाज कर रहा है। क्योंकि ऐसा है, ये जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, हम यहाँ पे कम्युनल होके नहीं बोल रहे हैं। हमने दिल्ली में भी देखा है, यहाँ में जब होता है तो या अरुणाचली है बोल के हमारा एसटी को यूज किया जाता है, लेकिन जब दिल्ली में जाता है, जब सेंट्रल जॉब होता है, वहां में खुद को तिब्बतन बोल के तिब्बतन का कोटा को यूज करता है। ऐसा बहुत ज्यादा केसेस है, आप लोग खुद पता कर सकता है। तो हमारा मानना यह है कि यहाँ पे जो क्राइसिस है, जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, इसको लेके अभी तक एक परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वैसा ही देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज जिसको लेके हमने अभी तक चर्चा भी नहीं किया। तो आज हम यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि एपीपीएसी इशू जो है, हम शुरू में उसी के लिए ही निकला था और आज भी उसी में करा है। लेकिन यहाँ में एक इशू को पकड़ के आया है और बाद में पता चलता है कि इतना ज्यादा इशू है जो अनएड्रेस्ड है, जिसको टच भी नहीं कर रहा है, जिसको कोई बोल भी नहीं रहा है। तो उसको लेके हमने फील किया कि ये जो इशू जो है, अल्टीमेटली इट पर्टेन्स टू ऑल ऑफ अस। चाहे आप इसको इग्नोर करो या ना करो, चाहे इसमें आप आवाज उठाओ या फिर ना उठाओ, लेकिन इशू हम सबका है। तो इसको उठाने के लिए, ये इशू को बात करने के लिए ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रहा है, ना कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बात कर रहा है, ना कोई इंडिविजुअल इसमें बात कर रहा है। तो इसको लेके हमने सोचा है कि इतना ज्यादा इश्यूज है, अभी एपीपीएसी इशू जैसा एक इशू को आप स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से पॉलिटिकल विल नहीं हो पा रहा है, तो बाकी इशू का आप इमेजिन करो, वेयर विल दिस इशू गो? और यहाँ पे अरुणाचल में ऐसा है, जब भी इशू को उठाया जाता है, लेकिन उसको कंक्लूजन तक नहीं ले जाता है। पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश जहां में हम लोगों ने इशू को उठाया और अभी तक हम इशू में करा है। लेकिन 2 साल से यहाँ पे हम पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरा जगह घूम के लड़ के, धरना आफ्टर धरना, रैली आफ्टर रैली, पब्लिक बंद कॉल आफ्टर पब्लिक बंद कॉल, मास एजिटेशन आफ्टर मास एजिटेशन, उसके बाद हम जेल भी गया है। उसका बावजूद भी यहाँ पे पॉलिटिकल विल नहीं हो पा रहा है, ये चीज इशू रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा एक ही कारण हम लोग को दिखाई दिया, वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। और ये जो है पॉलिटिकल विल नहीं होने का, हम लोगों को, हमने जब इसको करीब से देखा तो ये पता चला है कि ये पॉलिटिकल विल इसलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इलेक्टोरल प्रोसेस। तो आप सबने देखा होगा, अभी यहां में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हर कोई जो है यहां पे सिर्फ पैसा में वोटिंग हुआ है। अभी ये चीज को स्टेट गवर्नमेंट जो है अच्छा से देख लिया है। हम पब्लिक का, जनता का इशू को अगर रिजॉल्व नहीं भी कर देता है, लेकिन अगर इलेक्शन में हम 40-50 करोड़ अगर हम उसमें फेंक दे तो हम इलेक्शन ऐसे ही जीतेगा। ये फॉर्मूला को स्टेट गवर्नमेंट आराम से अच्छा से मालूम हो गया है। अब आप सोच के देखिए, यहां में जो है, इनफैक्ट मेरा पिताजी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे ऐसा था कि एक वोटर को 3.5 लाख तक भी लास्ट मोमेंट में दिया गया है। तो अभी बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या हालत हुआ? इनफैक्ट 2019 इलेक्शन में ऐसा था कि उस समय में ऐसा हमको खबर मिला है कि ऑलमोस्ट मोर देन 900 करोड़ वर स्पेंट जस्ट टू बाय वोटर्स। आप इमेजिन करो, अभी यहां में जो जीत के आता है या फिर जो हार जाता है, इनफैक्ट आफ्टर विनिंग जो जीत के आता है,
वो क्या काम करेगा, क्या इशू उठाएगा? जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, एजुकेशन को लेके क्या बात करेगा, हेल्थ को लेके क्या बात करेगा? आज आप देख सकता है एजुकेशन का सिनेरियो कहां पे है। हमारा लिटरेसी रेट, वी आर इन द बॉटम मोस्ट, बिहार से जस्ट एक स्टेप ऊपर है, और जबकि हमारा पॉपुलेशन तो इतना कम है। और यहाँ का जो हेल्थ केयर सिनेरियो है, आप फार फ्लंग एरियाज में जाके देखो, वहां पे जस्ट नाम का है, बट देयर इज हार्डली एनी स्टाफ। और यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, वो भी जब बेसिक वंस आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। तो ये चीज को कौन बात करेगा? और इसमें जो है जिम्मेदार जो है, हम सबका बराबर जिम्मेदारी है। आज ये एपीपीएससी इशू अगर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, इसमें अगर पॉलिटिकल विल नहीं आ पा रहा है, इसका कारण हम खुद भी है, आप खुद है, सरकार भी है। इसलिए है क्योंकि सरकार हमारा वोट को खरीद रहा है और हम खुशी खुशी बेच रहे हैं, ये कारण है। तो इसका भी बड़ा रीजन ये है कि क्योंकि हम लोगों का यहाँ में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। ऐसा हो गया कि जितना भी यूथ है, अभी सब इलेक्शन के लिए जस्ट इंतजार कर रहा है। जैसे लगता है जब इलेक्शन आएगा, मेरा वोट को हम उसको तुलना करके कौन ज्यादा देगा, उस हिसाब से हम वोटिंग करेगा, उसके लिए वेट कर रहा है जैसे लगता है। इसलिए भी रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है, इसका कारण से जितना भी यहाँ पे यूथ है, जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, सबको ऐसे लगता है कि सबको आईसीयू में एडमिट करके रखा है। दे आर ऑल कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी फंड, जो इलेक्शन में जो फंड फ्लो होता है उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो यहाँ में ऐसा है कि लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, तो हमने एक चीज ये कंक्लूड किया है कि यहाँ पे सोशल एक्टिविज्म से, यहाँ पे धरना करके, रैली करके, पब्लिक बंद कॉल करके, जेल जाके, अभी आप इमेजिन करो, इसी इशू को लेके हम अगर सेक्रेटेरिएट का बार में हम खुद का जान दे देने से भी अगर इशू रिजॉल्व नहीं होना है बोलने से, तब भी रिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि सरकार को पता है कि चाहे हम इशू को रिजॉल्व करो या ना करो, इलेक्शन में हम जाके इसका वोट को हम खरीद के हम जीत जाएगा, और जनता भी वो चीज को देने के लिए खुशी खुशी रेडी है। तो हमें ये चीज रियलाइज किया है कि अगर इशू को अगर रिजॉल्व करना है, क्योंकि अरुणाचल में जैसे मैंने थोड़ा पहले हाईलाइट किया, इतना ज्यादा बर्निंग इश्यूज है। एपीपीएससी इशू जो है जस्ट एक सिंपल सा डॉट है, देयर आर सो मेनी सच अदर बर्निंग इश्यूज जिसको लेके किसी ने भी जिक्र नहीं किया, कोई भी बात करने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि पब्लिक भी, हम भी नहीं मांग रहे हैं, समवेयर हम भी क्लेम नहीं कर रहे कि ये चीज हमको चाहिए, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं। तो आज हमने ये चीज को पूरा क्यूमुलेटिवली सब कुछ एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखने के बाद ये चीज को रियलाइज किया है कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो हमको सिस्टम में घुसना पड़ेगा। लेकिन सिस्टम में घुसने के लिए, यहाँ पे सिस्टम को ठीक करने के लिए हम यहाँ पे धरना करके, रैली करके, या फिर उससे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है पब्लिक का आवाज को सुनने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि उसको पता चल गया है कि इलेक्शन में हम इसका वोट को हम पैसा से खरीद के हम जीत जाएगा। तो हमने ये चीज को देखने के बाद, इसको कंप्लीटली एनालिसिस करने के बाद ये चीज ये नतीजा में आया है कि अगर सिस्टम को ठीक करना है तो फॉर दैट मैटर हम लोगों को सिस्टम में घुसना पड़ेगा। जो रिसेंटली जो इलेक्शन कंक्लूड हुआ है, हमारा पीएजीसी का तरफ से एक कैंडिडेट उठा था, तेचिराना सर, लेकिन दैट वाज अ वन टाइम अटेम्प्ट। हमारा तरफ से, पब्लिक का तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना था कि अगर आप जनता का इशू का अगर नहीं सुनेगा तो जनता का आवाज भी आपको समय आने पे आपको भी जवाब देगा। तो हमारा ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमने उसको कोशिश किया है, बहुत लोगों ने साथ दिया है। लेकिन ये चीज हमने रियलाइज किया है कि इंडिपेंडेंट उठ के दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। यहाँ पे एक आदमी या दो आदमी उठ के उससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर सही मायने में इफ यू वांट टू ब्रिंग अ ट्रू रेवोल्यूशन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर ट्रू पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लेके आना है, क्योंकि ऐसा बोलता है कि जब हम पॉलिटिक्स का बात करता है तो सबका माइंड में ऑलरेडी एक परसेप्शन रहता है, पॉलिटिक्स गंदा है, इसमें ये होता है, इसमें धोखाबाजी होता है, इसमें ये चेरखानी होता है, इसमें ये होता है, वो होता है। हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट देयर इज ऑल्सो अ फैक्ट, इट इज सेड, it is the ignorance of the smart people is the reason why they are governed by the fools.
यहाँ में इतना जितना भी हमारा सोसाइटी में जितना भी स्पेयर्स है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल ये होगा तो सही काम करेगा सोचने से सही काम करेगा, अगर सही काम नहीं करेगा सोचने से, आप मर मर के इसको आवाज उठाने से भी नहीं करेगा, सोचने से नहीं करेगा। तो आज ऐसा एक समय में आ गया है, ऐसा एक पॉइंट में आ गया है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि ये प्रोटेस्ट, धरना या फिर रैली से कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमको चेंज करना है, तो अभी सिस्टम को चेंज करना है, तो अभी वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए अभी हमको मैदान में उतरना पड़ेगा। तो आज यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में कहा कि आज 2 पॉइंट एजेंडा को लेके हम आया है। सबसे पहले एजेंडा तो ये है, पहला पॉइंट ये है कि आज मी तदक नालो एज द वाइस चेयरमैन ऑफ पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, मैं आज पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी से रिस्पेक्टेबल एग्जिट ले रहा हूँ। आई एम लिविंग PAJC यहाँ से, और ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी जो है, दिस इज ए कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका चेयरमैन जो है तेचिपुरु सर है, और ये तेचिपुरु सर का अंदर ही रहेगा। और तेचिपुरु सर ने भी लास्ट टाइम कमिटमेंट दिया था कि अंतिम सांस तक वो लड़ेगा, तो इसलिए हम भी उम्मीद करता है यहाँ से लेके तेचिपुरु सर का लीडरशिप का अंदर में PAJC विल कंटिन्यू। लेकिन मी एज एन इंडिविजुअल, हम वाइस चेयरमैनशिप को छोड़ के PAJC से हम एग्जिट ले रहे हैं आज। और आज दूसरा कदम ये है कि हमने तय कर लिया है कि जब ये घी को सीधा उंगली से नहीं निकल पाता है, तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर पहाड़ तोड़ना है, उसको हम लाठी से नहीं तोड़ सकता है। उसको तोड़ने के लिए हमको दूसरा मैकेनिज्म, दूसरा टूल हमको अपनाना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर सिस्टम को ठीक करना है, दैट मीन्स हमको सिस्टम में घुसने का एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आज हम यहाँ पे जो भी आया है, जो मेरा फेलो मेट्स है, जो जेंटलमैन है, हम यहाँ पे ये चीज़ को अनाउंस करने के लिए आया है कि अरुणाचल प्रदेश में एक रीजनल पार्टी हम अनाउंस करने जा रहे हैं, और हमारा पार्टी का नाम होगा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट। एंड दिस इज गोइंग टू बी हमारा जो इंडिजिनस इश्यूज है, जो हमारा ट्राइबल इश्यूज है, इसको हम लेके हमारा जो मेन एजेंडा बनेगा। और यहाँ का जो स्टेट का जितना भी जो बर्निंग इश्यूज है, इसको हम उठाएगा। और ये जो पार्टी होगा, ये कंप्लीटली इशू बेस्ड होगा। इसमें जो मनी कल्चर जो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, हम लोग जो है मनी कल्चर को जस्ट कंडेम करता है। मनी कल्चर ये है, वो है, ये गलत है, ये सही है, व्हाटएवर। लेकिन कंडेमनेशन जो है वहां तक ही सिर्फ रह जाता है। बट एज यू सेड, एक्शन इज ऑलवेज बिगर देन वर्ड्स। दैट मीन्स अगर हम ये चीज को कंडेम करता है, तो उसको हम प्रैक्टिस में भी लेके आना पड़ेगा। तो हमारा आज यहाँ पे आने का जो मकसद है, सबसे पहले आई एम टेकिंग अ रेस्पेक्टेबल एग्जिट फ्रॉम PAJC, और PAJC जो है तेचिपुरु सर का अंदर में रहेगा। और दूसरा बात ये है, हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करने के लिए आया है। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट होगा हमारा पॉलिटिकल पार्टी का नाम। और हमारा पास पैसा नहीं है, हमारा पास रिसोर्सेस नहीं है, और हम यहाँ पे जस्ट इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे स्टेट का जो मेन इशू है, उसको उठाने के लिए आया है। और जितना भी हम लोगों का, अरुणाचल का जितना भी जनता है, खास करके जो यूथ है, स्पेशली जो कॉलेजेस में है, जो यूनिवर्सिटीज में है, जो अनएम्प्लॉयड है, जो एम्प्लॉयड होके भी हु रियली वांट टू मेक अ चेंज, आई वांट टू गिव प्लेटफॉर्म टू दोस इंडिविजुअल्स। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में जो रिसेंटली जो इलेक्शन कंक्लूड हुआ था, हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 10 to 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है अनअपोज हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकता है, डेमोक्रेसी में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कोई भी इलेक्शन में अगर अनअपोज होता है, तो दैट इज अ सीरियस थ्रेट टू डेमोक्रेसी। तो हमारा मानना यह है कि अभी यहाँ में 60 आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा कैंडिडेट आएगा, उसमें हम एक भी अनअपोज होने नहीं देगा। और जो भी उठेगा बिना पैसा का, विद जीरो मनी, किसी को हम ये वोट मारने के लिए हम 1 रुपया नहीं देगा। लेकिन हमारा जो भी होगा हम इशू बेस्ड करेगा। अगर हमको 10 वोट भी मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमको सिर्फ 20 वोट भी मिलता है
कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमको इसका थ्रू से अगर पब्लिक हम लोगों का जो मुद्दा है, पब्लिक आपका खुद का मुद्दा, अगर आप चाहते हैं कि ये चीज जो है असेंबली में उठना चाहिए, ये चीज जो है पार्लियामेंट में उठना चाहिए, ये चीज जो है इसको लेके सरकार रिजॉल्व करना चाहिए, तो अभी आपका पास आई एम गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी, वी आर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी। तो मी तदाक नालो एज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी हमने एस्टैब्लिश किया है, तो इसको हम इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको हम रजिस्टर भी करेगा। तो मीनवाइल आज मेरे साथ 2 जेंटलमैन आया है। लाइकवाइज अभी जितना भी हम लोगों का अरुणाचल का जितना भी जनता है, खास करके यूथ, जितना भी एजुकेटेड यूथ है, आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इट्स हाई टाइम कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ का जो पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स है, इट्स हाई टाइम वी चेंज दैट। एंड इट इज हाई टाइम कि यहाँ पे इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जो है, यहाँ पे जो इशू बेस्ड जो सिस्टम है, अभी इसको हमको लागू करना है। तो उसके लिए आप सबका पार्टिसिपेशन का बहुत जरूरत है। और इन कमिंग टाइम हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स बनाएगा हर डिस्ट्रिक्ट से, एंड दिस पर्टेन्स टू एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल। चाहे आप ईस्टर्न अरुणाचल से हो, चाहे आप वेस्टर्न अरुणाचल से हो, चाहे आप कहीं से भी हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी चाहता है कि असली सही मायने में चेंजेस आओ, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। ये जो है ये पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होगा। और मेरा जो स्टैंड है, हम लोग का जो स्टैंड है, वी आर कंप्लीटली इशू बेस्ड। और यहाँ पे बहुत लोग ने बोला है कि ये इलेक्शन में इन्होंने पैसा लिया है, डमी कैंडिडेट बनाया है। उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मैंने किसी से कुछ लिया नहीं है, ना तो मेरा टीम ने किसी ने कुछ लिया है। अगर आपको ईडी लगाना है तो लगाइए, आपको सीबीआई लगाना है तो लगाइए। इनफैक्ट अगर कहीं से भी कुछ प्रूफ मिलता है, मेरा एसटी सर्टिफिकेट है, मेरा पीआरसी सर्टिफिकेट है, उसको आई एम रेडी टू डिनाउंस, उसको आई एम रेडी टू गिव अप, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है। हम इशू बेस्ड में पहले से करा था, आज भी करा है और कल को भी करा रहेगा। तो आज का यहाँ पे आने का मकसद है, आई एम रिपीटिंग इट, हम यहाँ पे एक अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी आज हम अनाउंस कर रहे हैं, एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको हम रजिस्टर करेगा। तो इसके लिए जितना भी अरुणाचल का जितना भी जनता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, कम एंड बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। थैंक यू। कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकता है। सर, जैसे कि आपने बोला कि नया पॉलिटिकल एक पार्टी जो खड़े होते, मगर हर कोई आज कांग्रेस बोलो, बीजेपी फिर बोलो, हर कोई यही कुछ इशू को सॉल्व करेगा कर आता है, मगर आज तक कुछ भी नहीं करे। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं, जैसे पेन अरुणाचल जैसे पेपर लीकेज इशू भी तो काफी सालों से चल रहा है, तब कैसे कह सकते हैं अगर अब ये फॉर्म होने की बात नहीं, यही इशू को रिजॉल्व करेगा? अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने बोला है कि ये इशू रिजॉल्व नहीं होने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पे बाकी पार्टीज लोग, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इशू को कैसे होता है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, यहाँ पे जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है कोई भी इशू रिजॉल्व नहीं हो पाता है। ये चीज हमने एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेकर हमने देखा है। तो आपने जो बाकी पार्टीज का जो भी बात किया है, यहाँ में हमारा पूछना ये है कि ये जो इशू है, इसको लेके ये जो जितना भी पार्टीज है, इसमें ये चीज को अपना मैनिफेस्टो में अपना जो प्राइम एजेंडा उसको क्यों नहीं बनाया है, या फिर बाकी जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, आज वो लोग कहाँ गायब हो गया है, क्यों चुप हो गया है? क्योंकि ये इशू जो अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, और इसलिए जहां तक हम लोगों का कंसर्न है, हम शुरू से जहां तक स्टैंड किया है आज भी उसी में स्टैंड है। और हमारा जो पार्टी होगा, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव, जो प्राइमरी जो एजेंडा होगा, यही होगा। और बाकी इससे, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एपीपीएससी पेपर लीकेज का ही नहीं है, अभी नाउ इट इज एक्चुअली टाइम कि आपने जो बोला है कि यहाँ पे जो कोई भी आता है बात करता है लेकिन रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो हमारा सोचना ये है कि रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो देखिए, अगर वो जो उतारा है अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो वो अगर इशू को छोड़ दिया, यू कैन ब्लेम दैट पर्सन। लेकिन अगर अथॉरिटी से रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप वो इंडिविजुअल का ब्लेम नहीं कर सकता है। जहां तक पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी इज कंसर्न, हम पहले जहां स्टैंड था आज भी वहीं पे स्टैंड है। तो हमारा मानना यह है कि हम जो रास्ता से चल रहे हैं उससे नहीं हो पा रहा है। नाउ इट इज हाई टाइम टू चेंज द ट्रैक।
अभी हमको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, वो है